नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद होगा सब मस्त मजे में होंगे और निरंतर पूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को पता होगा कि हमने बायोलॉजी के कई तमाम टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं की है। अब हम कुछ बायोलॉजी के टॉपिक पर न चर्चा कर कर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे मेरे फ्रेंड। क्लियर। अब हम कुछ दिनों या कुछ महीनों तक साइंस और टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है। पहले हम साइंस का बेसिक पार्ट समझेंगे और फिर उसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है, किस किस सेक्टर में यूज होता है, उन सब पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्लियर। सो अब हमारा जो टॉपिक होएगा वो क्या होएगा, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर। जनरल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, पहले ही हम कब क्लियर कर देते कि क्या क्या हमें पढ़ना है। एक तो हमने पढ़ना है जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी या लाइफ साइंस। क्लियर। इन दोनों को मिक्स करके अगर हम कहें तो हम फिजिकल मैटर के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल मैटर। और बायोलॉजी में अगर हम कहें तो हमें क्या पढ़ना है, हमें लाइफ साइंस, लाइफ साइंस। क्लियर हुई बात। जो जो टॉपिक हम इनमें पढ़ेंगे फिर उन्हीं का जो एप्लीकेशन होता है, उन्हीं का जो एप्लीकेशन होता है उसे हम टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। क्लियर हुई बात। टेक्नोलॉजी वही है जो साइंस में जो जो हमने चीजें पढ़ी ही है उनका किस प्रकार से रोजमर्रा वाली चीजों में यूज होता है, कौन कौन से सेक्टर में यूज होता है, उसी को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज नोन एज टेक्नोलॉजी। कि साइंस को अप्लाई करना ही क्या है, टेक्नोलॉजी है। अब हम इन दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे, कंबाइन करके पढ़ेंगे। जैसे एक टॉपिक मैंने फिजिकल साइंस का पढ़ा दिया, फिर जो टॉपिक हमने फिजिकल साइंस का पढ़ा है उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी में क्या क्या यूज होते हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पढ़ने का मजा ही तब है जब हम दोनों को कंबाइन करके पढ़े। जो हमने पढ़ा है वो किस प्रकार से हमारे रोजमर्रा वाली चीजों में यूज होता है, या स्पेस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में किस किस प्रकार से यूज होता है, उस पर हम कुछ दिनों या कुछ महीनों तक कहूँ तो मैं चर्चा करेंगे। ठीक है। और गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या प्लानिंग की और किस देश से हमारा किस टेक्नोलॉजी के लिए वो एग्रीमेंट हुआ है, उन सब पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड। तो मैं कुछ टॉपिक मेंशन कर देता हूँ, मैं अभी पढ़ना क्या क्या है, पहले ही चीजें स्पष्ट हुई ना तो फिर हम विस्तार से क्लियर करेंगे। क्लियर। सो मैं साइंस टेक्नोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम फोर्थ में फिर हम पढ़ेंगे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, रोबोटिक्स के विषय में हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात पे। सो हम इन चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे और जो ये हमारे जो इतने टॉपिक होंगे ये होंगे फिजिकल साइंस से कनेक्टेड। किससे होंगे, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में आपको पता होगा कि दो टॉपिक आते हैं, एक तो फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। जैसे मैंने फिजिक्स का, आज हम पहले मैकेनिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। मैकेनिक्स वाले चैप्टर पढ़ने के बाद फिर हम टेक्नोलॉजी में आएंगे, क्योंकि जो हमने मैकेनिक्स पढ़ा है उसका कहाँ कहाँ पर किस तरह से यूज होता है वो हम स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो
हम इसी तरह से काम करेंगे कि पहले हम जो जनरल साइंस, जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो टॉपिक होता है उसको लिया हमने, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की, और फिर जो हमने पढ़ा है, जो हमने कुछ उससे सीखा है, वो कहाँ कहाँ पर किस तरह से यूज होता है, फिर उसका हम एप्लीकेशन देखेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में यूज होता है। क्लियर। और जो दो ये हमारे टॉपिक है, ये शायद हमारे हो भी चुके हैं, ये लाइफ साइंस से रिलेटेड है, इससे लाइफ साइंस से रिलेटेड। क्लियर माय डियर। सो करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो फिजिक्स से होगा, फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक मैकेनिक्स। क्लियर, मैकेनिक्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम। क्लियर भाई बात। क्लियर माय डियर। करते हैं आज की चर्चा। ये आपको पता लग गया ना, क्योंकि ये हमारी जो यात्रा है ना थोड़ी सी लंबी चलेगी, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि आपको साइंस, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा, अगर आप मतलब कंटिन्यूअसली अगर मेरे साथ बने रहते हो तो। डियर माय, ठीक है, क्लियर। और गवर्नमेंट, हम करंट से रिलेटेड भी चीजें भी यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, जो गवर्नमेंट कुछ भी करंट में चीज कर रही है, किसी अदर कंट्री के साथ कोई भी एग्रीमेंट करे, किसी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर रही है, कोई संधि भारत में ला रही है, तो इन सब चीजों पर हम करंट से भी आपको अपडेट रहेंगे। ठीक है, आपको पता लगा हम अब कौन सी यात्रा पर निकले हैं, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को साथ साथ पढ़ते हुए उनका एप्लीकेशन देखेंगे, टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से उसका प्रयोग होता है। और माय डियर, आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि कृपया करके कॉपी पेन लेके बैठे रहिएगा, क्योंकि कुछ हम चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखेंगे भी, और आपको भी साथ के साथ लिखने भी है। क्लियर माय डियर। चलो, अब हमारा क्या रहेगा, हम फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इस मैकेनिक्स का जो यूज होता है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में होता है। फिर इस मैकेनिक्स के बाद हम स्पेस टेक्नोलॉजी के विषय में बात करेंगे। मैकेनिक्स, इसे हिंदी में बोलते हैं गतिकी, गतिकी। ठीक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोशन। मोशन हिंदी में बोलते हैं इसे गति। क्या बोलते हैं, गति। मोशन क्या होता है, देखो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। कोई भी चीज मूवमेंट में है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। आपने छोटी क्लासेस में हो गया, आपने पढ़ा होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। अब मोशन, आई मीन हम गति में रह के कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करते ही है, तो मोशन का सीधा सा मतलब क्या है, मूवमेंट। मूवमेंट होना हमारी बॉडी में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि एक कोई बंदा है ये, और ये टहल रहा है, जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो ये क्या कर रहा है, मोशन में है। और मोशन कर कर हम मूवमेंट में रहकर कुछ ना कुछ क्या कवर करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं। अपनी बात क्लियर हुई। मोशन मतलब मूवमेंट, कोई भी चीज मूवमेंट में तो उसमें क्या है, मोशन है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन, इसके टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, देखो ये आपने, अगर आप क्लास 7th 8th 9th अगर आपने अच्छे से की है तो वहां पर ये सारी चीजें कराई होगी आपको। जो हमारा फर्स्ट मोशन आता है वो होता है लीनियर मोशन। कौन सा मोशन बच्चों, लीनियर मोशन। इसे हम बोलते हैं रेखीय गति। क्या बोलते हैं हिंदी में, रेखीय गति। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ कि भाई जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी होंगे और कुछ हिंदी में भी आएंगे, लेकिन मैं दोनों का यूज करूंगा। ये मत कहना कि आप इंग्लिश इंग्लिश में या हिंदी हिंदी में, हम दोनों का मिक्स यूज करेंगे। क्योंकि साइंस में ना कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो इंग्लिश में इजी होती है हिंदी की तुलना में, हिंदी में थोड़ी सी हार्ड होती है। क्लियर। लीनियर मोशन क्या है, मोशन इन वन लाइन, मोशन इन वन लाइन। जब एक ही लाइन में जो मोशन होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर मोशन, रेखीय गति। जैसे गाड़ी चल रही है तो एक ही लाइन में चलती है। जब कोई भी चीज एक ही लाइन में मूव करती है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर मोशन। जैसे आप जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, तो गाड़ी एक ही डायरेक्शन में चलती है तो वो भी क्या, लीनियर मोशन है। आप साइकिल चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, तो वो एक ही डायरेक्शन में जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे इसके एग्जांपल्स एक दो लिख लीजिएगा। कार का एक दिशा में चलना, बस। ठीक है। और आप भी अगर रनिंग करते हो तो आप भी लीनियर मोशन में ही करते हो, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। क्लियर। आप इस पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर या आपने चीजें लिख ली होगी साथ के साथ तो कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो भाई हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं, इतना तो कुछ डीपली है नहीं है।
कुछ टेक्निकली चीजें है नहीं, आएगी तो जब हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सेकंड टाइप का मोशन हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन में हमने फर्स्ट टाइप का मोशन पढ़ लिया, लीनियर मोशन, मोशन इन वन लाइन इज क्लियर। सेकंड टाइप का मोशन हम देखते हैं, उसे बोलते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन क्या होता है भाई, ऊर्ध्वाधर गति, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, ऊर्ध्वाधर गति। क्लियर, ध्यान से समझिएगा। वर्टिकली मोशन उसे बोलते हैं जब हॉरिजेंटल लाइन पर 0 डिग्री एंगल बनाकर कोई भी चीज जब अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करती है, उस मूवमेंट को बोलते हैं या उस मोशन को बोलते हैं हम वर्टिकली मोशन। जैसे कि सपोज करो ये कोई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टली है, और इस पर 0 डिग्री एंगल बनाकर, ठीक है, 0 डिग्री एंगल बना कोई भी चीज अपवर्ड या डाउनवर्ड करती है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली मोशन। जैसे कि इसके एग्जांपल है लिफ्ट, मैं लिख देता हूं, 36 हॉरिजॉन्टल पर 36 पर 0 डिग्री कोण बनाकर ऊपर एवं नीचे गति करना, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, वर्टिकली मोशन। सीधी सी बात है, कोई भी चीज वर्टिकली मूव कर दिया, वर्टिकली मोशन, जैसे लिफ्ट, ये क्या है, लिफ्ट हुआ। और आपका जब आपने देखा होगा जब घर बनता है तो ऊपर जब लेंटर का मकान बनता है, जो मशाला ऊपर पचा जाता है वो वर्टिकली मोशन में मूव करता है। क्लियर हुई बात है। जब आप लोग जंप करते हो मेले में, एक वो होता है कि ना, मेले में अगर आप गए होगे तो वहां पर एक झूला होता है जिस पर बच्चे जंप करके ऊपर की तरफ चलते हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या वर्टिकली मोशन है। कहने का भाव है कि ऊर्ध्वाधर गति से बोलते हैं जब कोई भी चीज ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली मोशन। ये बात क्लियर। अब थर्ड टाइप का मोशन आपका रोटेरी मोशन। कौन सा मोशन, रोटेरी मोशन। रोटेरी मोशन को हिंदी में बोलते हैं हम घूर्णन गति। क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। ध्यान से समझिएगा, जब कोई भी चीज अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है उसे बोलते हैं हम घूर्णन, रोटेरी मोशन। ठीक है, ये जो रोटेरी मोशन होता है स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील पर आधारित है। क्लियर। जैसे कि पृथ्वी जो होती है अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व, जैसे कि लेट्स सपोज ये आपकी अर्थ है, जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। ये कौन सा मोशन हुआ आपका, रोटेरी मोशन। जब कोई भी चीज अपने एक्सिस के अराउंड, ये क्या पृथ्वी की एक्सिस है और ये अपने एक्सिस के अराउंड पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं, तो इस प्रकार के मोशन को क्या बोलेंगे हम, रोटेरी मोशन, घूर्णन गति। क्लियर। आप एग्जांपल ले सकते हो, फैन, फैन भी जो होता है अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है, दैट इज कॉल्ड रोटेरी मोशन। आप ले सकते हो कि साइकिल का पहिया या कार का पहिया, बाइक का पहिया, जो भी आपको दिखे, जो भी कोई अपनी एक्सिस, एक्सिस का मतलब बीच में से एक लाइन गई उसके अराउंड अगर कोई चीज घूमती है, दैट इज कॉल्ड रोटेरी मोशन। क्लियर। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि अर्थ, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, कितनी देर में, 23 घंटे में, 56 मिनट में और 4 सेकंड में एक राउंड पूरा करते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। क्लियर हुई बात। और आपका स्पिनिंग व्हील मैंने लिख दिया है। फैन हो गया, फैन भी तो भैया जी किसी ना किसी के अराउंड ही घूमता है, दैट इज कॉल्ड रोटेरी मोशन। मुझे क्लियर होगा आपको, लीनियर, वर्टिकल, रोटेरी मोशंस ये आपने पढ़ चुके हो यार, ये तो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट स्पेस टेक्नोलॉजी पे चर्चा करनी चाहिए थी। परंतु अगर हमारे कुछ साथी ऐसे होंगे जिनका ये बेस भी क्लियर नहीं होगा तो उनके लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही चीजें करने में हमें समझ में आती है। क्लियर। अब हम फोर टाइप का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मोशंस, ऑर्बिटल मोशंस को अच्छे से समझेंगे। क्लियर। फोर टाइप का मोशन है बच्चों हमारा ऑर्बिटल मोशन। कौन सा मोशन है, ऑर्बिटल मोशन। इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति।
इसमें थोड़ी सी हम टेक्निकली चीजें पर चर्चा करेंगे अभी। क्या होती है भैया जी ऑर्बिटल मोशन, ध्यान से समझना। जब कोई भी ग्रह या उपग्रह, आप समझ रहे होंगे ग्रह क्या होता है, प्लेनेट, कोई भी सैटेलाइट किसी बिंदु के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है तो उसी बोलते हैं हम ऑर्बिटल मोशन। क्लियर हुई बात? सीधा सा मतलब है कि क्या ये आपका कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड कोई भी इस प्रकार से अगर चक्कर लगा रहा है तो इसे बोल लेंगे हम ऑर्बिटल मोशन। क्लियर? ठीक है, कोई भी ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, कोई भी तारा हो गया, किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ जब परिक्रमा करता है उस परिक्रमा को बोलते हैं हम घूर्णन गति। जैसे ये कोई एक बिंदु है, इस बिंदु के चारों तरफ का क्या हो रहा है, चक्कर लगाया जा रहा है, परिक्रमा की जा रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, कक्षीय गति। क्लियर माय डियर फ्रेंड? जब किसी निश्चित बिंदु या किसी एक्सिस के चारों तरफ कोई भी ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, कोई भी तारा उसका चक्कर लगाता है, उस मोशन को बोलते हैं हम ऑर्बिटल मोशन, जिस पर हम चर्चा करेंगे आगे। क्लियर? कौन कौन से आपको ये बात पता कि ऑर्बिटल मोशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ऑर्बिटल मोशंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से? इलिप्टिकल मोशन होता है एक इलिप्टिकल मोशन है, एक सर्कुलर मोशन होता है। इसे बोलते हैं हम वृत्तीय गति और इसे बोलते हैं हम दीर्घ वृत्ताकार या अति वृत्ताकार या अंडाकार गति। दीर्घ वृत्ताकार भी बोलते हैं, अंडाकार गति भी बोलते हैं, और उसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। ध्यान से समझना, मैं इसको हिंदी में आपने सुन लिया होगा, लिख लेना। इलिप्टिकल मोशन में क्या होता है कि ध्यान से देखना, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु के चारों तरफ कोई अदर प्लेनेट या कोई दूसरा पिंड क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्लियर है बात? जब कोई भी अन्य पिंड या कोई भी अन्य ग्रह किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ चक्कर लगाए और इस बिंदु की इससे यहाँ से जो डिस्टेंस होती है वो अनइक्वल रहे, इक्विडिस्टेंट पर नहीं रहे, उस प्रकार के मोशन को बोलते हैं हम इलिप्टिकल मोशन। इलिप्टिकल मोशन का सीधा सा मतलब है भाई, जिस कक्षा में चक्कर लगाया जा रहा है, जिस भी मतलब जैसे कि सपोज करो, ध्यान से समझना, इस कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाया जा रहा है इस निश्चित बिंदु का। अब इस निश्चित बिंदु की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है मैं इसको डी मान लेता हूं, जो ये डी है ये अनइक्वल हो, अनइक्वल हो, ठीक है, सबसे क्या हो, अनइक्वल हो, इक्वल डिस्टेंस पर नहीं हो, उस प्रकार के मोशन को बोलते हैं हम इलिप्टिकल मोशन। ठीक है? और एक होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जिस भी बिंदु के चारों तरफ चक्कर लगाया जा रहा है उस बिंदु की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंस पर रहनी चाहिए। इसमें जो डी होएगा, हमारा डिस्टेंस होएगा, वो क्या होएगा, इक्वल होएगा। उस प्रकार के ऑर्बिट को बोलते हैं हम, या उस प्रकार के मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। मतलब इतनी बात क्लियर? ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। सीधा सा मतलब क्या है कि इलिप्टिकल मोशंस उसे बोलते हैं हम जब कोई भी ग्रह, उपग्रह या कोई भी तारा किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ चक्कर लगाता है, परंतु उस तारे या उस ग्रह की उस निश्चित बिंदु से जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो अनइक्वल हो, इक्वल नहीं हो, तो उस प्रकार के ऑर्बिट को बोलते हैं हम इलिप्टिकल ऑर्बिट या इलिप्टिकल मोशन। इसमें क्या होता है कि जो भी ग्रह लगा रहा है उसकी परिधि तक, उसके सर्कुलर तक, उसके सरकमफ्रेंस तक और उस निश्चित बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस होगी प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी, अलग अलग होगी, इक्विडिस्टेंट पर रहेगी। जैसे यहाँ पर इसका जो नियर बाई पॉइंट होता है इसे बोलते हैं हम पेरिगी, पेरिगी, याद रखना पेरिगी। और जो सबसे दूर वाला बिंदु होता है इसे बोलते हैं अपोगी, इसे क्या बोलते हैं, अपोगी। जो निकटतम बिंदु है पेरिगी, दूरस्थ बिंदु है क्या है, अपोगी। और सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ चक्कर लगाया जा रहा है उसकी डिस्टेंस क्या होगी, प्रत्येक बिंदु पर सेम होगी। जैसे मैं मान लो यहाँ से डी है तो यहाँ से भी डी, यहाँ से भी डी, यहाँ से भी डी,
सभी पर क्या होगी, इक्वल रहेगी। तो यहाँ से डी है तो यहाँ से D2 होएगा, यहाँ से D3 होएगा, यहाँ से D4 होएगा। मतलब कि हर एक बिंदु की जो डिस्टेंस होएगी वो क्या होएगी, अनइक्वल होएगी, अलग अलग होगी। उस प्रकार के मोशन को बोलते हैं हम इलिप्टिकल मोशन। इतनी बात क्लियर? मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझना। हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल मोशन या कक्षीय गति। कक्षीय गति उसे बोलते हैं जब कोई भी तारा, उपग्रह, कोई भी आपका तारा हो गया, उपग्रह हो गया, पृथ्वी हो गया, क्लियर, अगर वो निश्चित बिंदु के चारों तरफ परिक्रमा करता है, चारों तरफ उसके चक्कर लगाता है, इसे हम क्या बोल लेंगे, ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन दो प्रकार का होता है, तो एक होता है आपका सर्कुलर मोशन और एक होता है आपका इलिप्टिकल मोशन। इलिप्टिकल मोशन में क्या होता है कि जिस निश्चित बिंदु के बीच की परिक्रमा की जा रही है, उसकी जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ पॉइंट से लेकर और जहां तक वो जिस और आई मीन सेंटर ऑफ पॉइंट से लेकर और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ऑर्बिट तक की डिस्टेंस होती है, वो अनइक्वल रहती है। और सर्कुलर मोशन में जो डिस्टेंस होती है वो इक्विडिस्टेंट होती है, हर बिंदु पर क्या रहती है, वो सेम रहती है। क्लियर हुई बात? ठीक है यार, अब क्लियर नहीं हुआ ना तो भैया जी आप अपनी 9th क्लास की बुक में चैप्टर मोशन वाला दे रहे हो, वहां पर विस्तार से पढ़ लेना। अब ध्यान से समझना, अब अच्छी बात मैं इसकी रफ कर देता हूँ। जितने भी प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, जितने भी प्राकृतिक ग्रह होते हैं, क्लियर, अगर वे किसी निश्चित बिंदु या किसी भी निश्चित तारे का चक्कर लगाते हैं तो वो लगाते हैं इलिप्टिकल पाथ पर। ध्यान से, जितने भी नेचुरल सैटेलाइट, हमारे नेचुरल सैटेलाइट बताओ जल्दी जल्दी, मून है यार, नेचुरल सैटेलाइट हो गया या कोई भी प्लेनेट हो गया, या हमका जितने भी सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट होते हैं वो किस ऑर्बिट में घूमते हैं, इलिप्टिकल मोशन में घूमते हैं, इलिप्टिकल मोशन में राउंड करते हैं। ये जो हमारी पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व घूमती है, इस प्रकार से सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। तो ये जब कोई भी पिंड, ध्यान से समझना, सौर तंत्र में, सोलर सिस्टम में कोई भी प्लेनेट, कोई भी जो नेचुरल सैटेलाइट होता है किसी भी निश्चित तारे के चारों तरफ घूमेगा तो वो कौन सी पाथ में घूमेगा, इलिप्टिकल पाथ पर। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी सहित अन्य जितने भी ग्रह आपके बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो सूर्य के जब चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो वो कौन सी पाथ पर लगाते हैं, इलिप्टिकल पाथ पर। मतलब इतनी सी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, सभी को क्लियर हो गया होगा। इलिप्टिकल पाथ पर जितने भी नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि हमारा नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, मून है। मून अगर पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा तो वो कौन सी पाथ पर घूमेगा, इलिप्टिकल पाथ पर। और इलिप्टिकल पाथ पर वो पृथ्वी के चारों तरफ जब चक्कर लगाएगा तो उसके, पृथ्वी के और चंद्रमा के बीच की दूरी प्रत्येक समान नहीं रहेगी, वो अनइक्वल होगी। क्यों? क्योंकि वो इलिप्टिकल पाथ है। इतनी बात क्लियर? जितने भी माय डियर फ्रेंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। 3 टाइप के सैटेलाइट के विषय में कति गंभीर पूर्वक विस्तार से चर्चा करेंगे। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सेटकॉम सैटेलाइट और पोजिशनिंग सैटेलाइट या नेविगेशन सैटेलाइट, विस्तार से करेंगे, बिल्कुल डोंट वरी। चलिए, जितने भी आर्टिफिशियल आपके सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से लॉन्च करते हैं GSLV, PSLV, ये लॉन्च व्हीकल से, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, RSS, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सेटकॉम, ठीक है, और नेविगेशन सैटेलाइट, चिंता मत लो माय डियर फ्रेंड, ये आगे आएंगे, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कभी आप ये समझो कि यार ये क्या लिख दिया, हमें तो कुछ पता भी नहीं है, डोंट वरी, आगे करेंगे। जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वे जब पृथ्वी के, जब हम उनको छोड़ते हैं, उनको लॉन्च करते हैं, तो वे पृथ्वी के क्या, पृथ्वी पे के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। किस पाथ पर करते हैं, सर्कुलर मोशन पर। लेट्स सपोज ये आपकी क्या है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ पर आपने शायद जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है उससे हम इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते, इक्वेटर बोलते हैं, और इसे इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं। और 90 डिग्री एंगल पर क्या बोलते हैं, हम पोलर एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है? जैसे कि लेट्स सपोज कि हमने इक्वेटोरियल एक्सिस से किसी कोई हमने सैटेलाइट लॉन्च किया है। अब ये जो सैटेलाइट लॉन्च आएगा, जब भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा
तो ये एक अपने इसके जो ऑर्बिट रहेगी वो सर्कुलर ऑर्बिट रहेगी, सर्कुलर मोशन में घूमेगा। मतलब कि जैसे कि अगर आप सपोज करो इतनी डिस्टेंस पर हमारा क्या गया है, 1 मिनट, इतनी सी डिस्टेंस पर मेरा क्या गया, रॉकेट गया। जब ये रॉकेट इसके चारों तरफ घूमेगा, जब ये रॉकेट या कोई भी सैटेलाइट इसके चारों तरफ राउंड क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो उसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वे सर्कुलर मोशन पर होते हैं। तो इतनी बात क्लियर है? क्लियर? ठीक है, चलो अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब कौन कौन सी ऑर्बिट में घूमते हुए आगे हम आएंगे, चर्चा करेंगे। आपको ये मोशंस भी क्लियर हो गया होगा। ऑर्बिटल मोशंस वेरी वेरी मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ मैकेनिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो यार, हम बिल्कुल इतनी डिटेल से नहीं करेंगे कि आप अपनी क्लास 11th वाले ले सोचो, क्योंकि हम कोई किसी स्पेसिफिक क्लास के विषय में हम चर्चा नहीं कर रहे, हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ टॉपिक आपकी बुक से रिलेट भी करेगा तो कुछ में भी हो सकता है रिलेट नहीं करे तो। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन या परवलयाकार किसे बोलते हैं, ध्यान से समझना। जब हम किसी भी चीज को पृथ्वी पर एंगल के हिसाब से फेंकते हैं, जैसे कि बाला फेंक होता है, जैसे कि मैं सपोज करो इसको मैं इस प्रकार से फेंकता हूँ, क्लियर हो गई बात, अर्थ पर। ठीक है, जब हम किसी भी चीज को पृथ्वी पर कुछ एंगल बनाकर फेंकते हैं इस प्रकार से, क्लियर, इस प्रकार से जब हम उसको फेंकते हैं, जो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है इसको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। क्लियर हुई बात? इस प्रकार के मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या परवलयाकार गति। क्या बोलते हैं सर? परवलयाकार गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अपनी बात क्लियर है? जब किसी भी कण को, किसी भी पदार्थ को या किसी भी वस्तु को हम किसी एंगल से पृथ्वी पर फेंकते हैं, पृथ्वी पर उछाल करते हैं, तो जो अर्थ की ग्रेविटी होती है उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है इस प्रकार से। क्लियर? और उससे निर्मित जो आकृति होती है, जो उस प्रकार का जो मोशन होता है उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने बाला फेंक देखा होगा, जो जेवेलियन थ्रोवर होते हैं वे क्या करते हैं, इसी प्रकार से जैसे कि ये अर्थ होगी, ये 90, ये इसकी एक्सिस हो गई, और यहाँ से एंगल बनाकर कोई भी चीज फेंकते हैं और वो फिर इस प्रकार से गिरती है। क्लियर है बात? जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाती है तो उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर क्या होते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो बात क्लियर? और जितनी देर तक वो हवा में रहती है उसे बोलते हैं हम हाइट ऑफ फ्लाइट। जितनी देर तक वो हवा में रहती है उसे बोलते हैं हम फ्लाइट। क्लियर? और जितनी डिस्टेंस ये कवर करती है उसे हम बोलते हैं रेंज। ये बातें याद रखना। ठीक है भैया? कोई भी जो मिसाइल वगैरह, तो इसके एग्जांपल देख लो आप। जेवेलियन थ्रोवर, जेवेलियन थ्रोवर जो भी, जैसे कि हमारे जो गोल्डन मैन है भैया जी नीरज चोपड़ा, वो जेवेलियन थ्रोवर वो कौन से मोशन में फैलते हैं, पैराबोलिक मोशन थ्रोवर होगा। जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स है वे किस कैसे छोड़ी जाती है भैया जी, प्रोजेक्टाइल मोशन पर छोड़ी जाती है। ये इसकी क्या है, एग्जांपल्स, ये आप याद रखना। क्लियर माय डियर फ्रेंड? अब इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। मैक्सिमम हाइट के यूज स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2/3। आपको कुछ याद नहीं रखना है, जरूरी भी नहीं है। अब इसकी दो कंडीशन समझिए। क्या? जब हम किसी भी चीज को 45 डिग्री एंगल पर बनाकर फेंकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए इस प्रकार से, जब हम उस चीज को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं तो ये सबसे ज्यादा क्या करती है, रेंज लेती है, सबसे ज्यादा दूरी तक जाती है जब हम इसको 45 डिग्री का एंगल बनाकर इस चीज को फेंकते हैं। इसलिए जो नीरज चोपड़ा थे, जो मेहनत कर रहे थे कई वर्षों से, वो इसी प्रकार से कर रहे थे कि जो उनका जेवल जो भाला है वो 45 डिग्री एंगल बनाए।
जब वो 45 डिग्री का एंगल बना लेता है तो ही वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है। क्लियर? 45 डिग्री के अंदर जाएगा तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, रेंज कवर करेगा, ये लंबी दूरी तक जाएगा। अब सेकंड इसकी कंडीशंस क्या है, ध्यान से समझना। जब किसी भी चीज को 90 डिग्री पर उछाला, जब किसी भी चीज को 90 डिग्री पर किया जाता है, ठीक है, उछाला जाता है, तो वो मैक्सिमम हाइट कवर करती है, मैक्सिमम हाइट। जैसे आपने देखा होगा कि क्या ये कोई एक व्यक्ति है, एक इतना बड़ा सा डंडा लेके भागेगा और इस पर एक छलांग लगाएगा और इसको 90 डिग्री एंगल बनाकर फिर वो जंप करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मैक्सिमम ये वाली हाइट कवर करनी है। आपने देखा होगा ना शायद, जैसे कि एक कोई व्यक्ति आता है, इतना बड़ा सा डंडा लाता है और जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे भाग लेता है और बीच में रखता है, पूरे 90 डिग्री एंगल बनाकर वहां पर कूद जाता है। वो इसी प्रकार से होता है, उसको पता है कि मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है और 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो वो मैक्सिमम हाइट कवर कर लेगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशंस। क्लियर हुई बात? और इसमें जो शेप लेता है वो परवलयाकार लेता है, ठीक है। जो ये शेप है इसको ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं, परवलय भी बोलते हैं इसकी शेप को, ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी परवलय, परवलय शेप इसे हम बोलते। तो इतनी बात क्लियर हुई। दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। अब भैया जी न्यूटन के 3 लॉ पर भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लेना। न्यूटन भाई साहब थे, उनको कुछ काम नहीं था, सोचा कि 3 लॉ ही दे दे बच्चों के लिए, होमवर्क बढ़ा दिया जाए ताकि बच्चे पढ़ पढ़ कर कंफ्यूज हुए। सेब तो पहले भी गिरा था, लेकिन न्यूटन ने ही सेब को क्यों कंसीडर किया भाई? सेब तो पहले भी पढ़ा था। न्यूटन ने कहा कि सेब, ये सेब कैसे पढ़ा, सेब क्यों पढ़ा? क्या न्यूटन से पहले जो आदमी थे उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा? बताओ माइडिया। माइडियर आप ये एक बार, आपको तो ये क्लियर तो हो रहा होगा ना? आई मीन आपने ये चीजें सबसे पहले तो अपने क्लास 9 में विस्तार से पढ़ी होगी, हमको नहीं पता चल। अब इसका टेक्नोलॉजी, स्पेस वाली टेक्नोलॉजी में क्या यूज हो रहा है, और स्पेस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, इवन दो जियोग्राफी को जोड़कर मैं आपको बता दूं, और स्पेस से रिलेटेड तो 1% का भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी कि सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है उसका क्या क्या फायदा होता है, क्या नहीं होता, तमाम हम कई टॉपिक पर बात करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी। तो न्यूटन के हम 3 नियम है, जल्दी से लिख लीजिएगा। न्यूटन भाई साहब थे, इन्होंने 1697 की बात एक पुस्तक लिख दी, प्रिंसिपिया। उस प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इन्होंने इनके 3 लॉ मिलते हैं, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है ये किस पर बेस है? इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लॉ ऑफ इनर्शिया पर बेस है, मतलब जड़त्व का नियम। इनर्शिया क्या होता है? क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा ये विस्तार से। इनर्शिया क्या होता है, ध्यान से समझो यार। हम एग्जांपल से समझेंगे, विस्तार से किताबी ज्ञान नहीं समझेंगे। किताबी ज्ञान तो पढ़ते ही आए हैं, अभी तक समझ में नहीं आया लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है। सर्दियों का टाइम है भैया जी, है भी सर्दियों का टाइम, और सर्दियों के टाइम में हम सैटरडे को प्लानिंग बनाते हैं कि सुबह संडे को उठकर ये काम करेंगे, इतने टॉपिक पढ़ेंगे, इतना रिवाइज करेंगे, वो करेंगे। होता 1% नहीं उसमें से काम, हम बस प्लानिंग कर लेते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है तो दिल और दिमाग के बीच में द्वंद चलने लगता है। दिमाग कहता है कि भैया जी उठ ले, उठ ले, जल्दी से आज काम करना है। मन कहता है कि अरे आज तो संडे है, आज तो भरपूर नींद लेंगे यार, क्योंकि मेरे टीचर ने कहा है कि 8 घंटे की नींद तो लेना आवश्यक है। ये बात भी उसी वक्त याद आती है, सुबह सुबह के टाइम ही याद आएगी। हाँ, मैंने क्लास 7th में था ना मैं जब, तो टीचर्स ने बताया था कि बेटा 9 घंटे 8 घंटे की भरपूर नींद लेनी चाहिए। ये बात भी जब ही याद आती है हमें। होता है, आप सभी के लोगों के साथ होता होगा भैया जी, मेरे साथ भी होता है, सभी के लोगों के साथ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मन कहता है कि उठ ले, उठ ले,
मन कहता है कि उठ ले, दिमाग कहता है कि नहीं, मन और दिमाग के बीच द्वंद चलता रहता है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, मन ही जीत जाता है, मन कहता है कि सोने दे। लेकिन फिर हम जब जल्दी से उठते हैं क्योंकि हम दिमाग की सुनते हैं, हमें अपने ड्रीम याद आ जाते हैं, अरे यार मुझे ये करना, मुझे वो करना, इसलिए मुझे जल्दी उठेगा। यही इनर्शिया है, यही इनर्शिया है माय डियर फ्रेंड, यही इनर्शिया है। अब ध्यान से समझिएगा, इनर्शिया किसे बोलते हैं? कोई भी जो चीज होती है अपनी जो मूल अवस्था में है ना, तो वो मूल अवस्था में ही रहना चाहती है, वो चेंज नहीं होना चाहती है जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। क्लियर हुई बात? जैसे कि और जो इनर्शिया होता है, ध्यान से समझना, जो जड़त्व होता है इनर्शिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मोशन के। मोशन के नहीं, मास के। एक्सट्रीमली सॉरी। क्लियर? जितना ज्यादा मास होएगा उतना ज्यादा क्या होएगा? इनर्शिया होएगा। ध्यान से समझो, कोई भी चीज अपनी मूल अवस्था में ही रहना पसंद करती है। जैसे कि अब मैं हूं, मैं रेस्ट पे हूं, रेस्ट पर ही रहना पसंद करूंगा। कब तक? जब तक मुझ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। अब जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, बाहर से कोई हमें बल लगाता है, तो हम अपने मूल अवस्था से क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, और एकदम से हमको क्या लगता है? झटका लगता है, एकदम से हम डिसबैलेंस हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बचपन से आपने क्लास 9 से सुना होगा कि जब बस चलती है तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है, बस रुकती है तो हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। इस प्रकार से होता है। टीचर बताते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, तब पता नहीं लगा था क्यों होता है। जैसे ध्यान से समझो, उसके पीछे की साइंस में बता रहा हूँ। आप बस में बैठे हो या किसी भी गाड़ी में बैठे हो, आपकी बॉडी क्या है? रेस्ट पर है। बस भी क्या है? रेस्ट पर है। क्लियर हुई बात? अब जैसे ही बस मोशन में होती है, लेकिन बस मोशन में होती है, मोशन मोशन का मतलब बस चलने लगती है, लेकिन आपकी बॉडी तो रेस्ट में थी। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी चीज अपने मूल अवस्था में ही रहना पसंद करेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। लेकिन बस चलने लगी तो इसका मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ। अब बस चलने लगी तो आपकी बॉडी तो रेस्ट में थी, अब चलने लगी तो आपकी बॉडी को भी क्या? गति फील हुई, मूवमेंट फील हुई, इसलिए आपकी बॉडी आगे की तरफ आई। अब जैसे कोई बस चल रही है, बस चल रही है 120 किलोमीटर की स्पीड तक, तो कहीं ना कहीं उस बस के सापेक्ष में आप भी उसमें गति कर रहे हो, आप भी मूवमेंट में हो। अगर बस 120 किलोमीटर की स्पीड से होकर ट्रेवल कर रही है मूवमेंट में, तो आप भी 120 किलोमीटर की स्पीड से क्या कर रहे हो? ट्रेवलिंग कर रहे हो। लेकिन जैसे ही बस ब्रेक लगाते हैं, बेस पर ब्रेक लगते हैं, तो क्या होते हैं? बस रुकने लग जाती है। उसी सापेक्ष में आपकी बॉडी भी तो क्या होती है भाई? रुकने लग जाती है। इसीलिए जब ब्रेक लगते हैं तो आप आगे की तरफ आते हो। यही लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया होगा अब तो? सिंपल सी लैंग्वेज में समझो भाई, कोई भी वस्तु अपनी मूल अवस्था में ही रहना पसंद करती है। एक मोटा भारी भरकम व्यक्ति है कति, और एक बेचारा पतला सा व्यक्ति है। क्लियर हुए? और मोटे भारी भरकम व्यक्ति को धक्का दो, जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है भाई। अब मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगी, और इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी चीज अपनी मूल अवस्था से परिवर्तन नहीं होगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया, एक ये मोटा आदमी है इस प्रकार से, और एक ये बेचारा पतला सा आदमी है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया। तो इनर्शिया कहता है कि भाई मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इसका मास है सपोज करो 90 किलोग्राम, ये चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। और ये बेचारा आपका 25 किलोग्राम है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो क्या है? मास कम है तो इनर्शिया भी कम होएगा। अब इनर्शिया कम होएगा तो ये अपनी जो इसकी नेटिव स्टेज थी, जो इसकी मूल अवस्था थी, उससे क्या होएगा? वो चेंज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर हुआ? ठीक है, एक बार और बता देता हूं मैं, ध्यान से समझना। कोई भी चीज गति में है, गति में रहना पसंद करेगी। रेस्ट पर है, रेस्ट पर रेस्ट पर रहना पसंद करेगी। कब तक? जब तक उस पर किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। इसे ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और इसे ही हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, ज्यादा कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली इतनी विस्तार से चर्चा नहीं की, आप पहले से भी पढ़ता ही होंगे। ठीक है, लो इनर्शिया का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज अपनी मूल अवस्था में है तो वो मूल अवस्था में ही बना रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो वो अपनी मूल अवस्था से परिवर्तित हो जाती है,
चेंज हो जाती है। अब कितनी चेंज होगी वो डिपेंड करेगा उसके मास पर, ठीक है। उसका मास ज्यादा होगा तो ज्यादा परिवर्तन होगी, मास कम होगा तो इनर्शिया कम, ज्यादा परिवर्तन होगी। दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्लियर। सो अब हम नेक्स्ट लॉ पर बात कर लेते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, जब किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण का गुणनफल जो होता है उसके उस पर लगाए गए बल के बराबर होता है। अरे ये तो समझ ही नहीं आया, कैसे आएगा भाई समझ में? समझ में आ जाता तो क्लास 9th में नहीं आप लोग पढ़ लेते हैं। सेकंड लॉ क्या था समझना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या कहता है कि कोई किसी भी वस्तु का कोई द्रव्यमान है और उस पर लगाया गया एक्सेलरेशन यानी त्वरण है। ये त्वरण क्या होता है, इसे बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं भैया जी? देखो मैं एलोबरेटली नहीं कर रहा हूँ, मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यार हम कोई स्पेसिफिक जनरल, हम स्पेसिफिक क्लास पर या टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं, जनरल साइंस पर बात कर रहे हैं। एम होता है मास, इसे बोलते हैं हम द्रव्यमान। क्लियर। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंज इन वेलोसिटी। v minus u upon by t, v is a final velocity, u is a initial velocity, t is a time, ठीक है। जब किसी भी वस्तु का कोई द्रव्यमान है, कोई ना कोई मास है, और उस पर लगाया गया एक्सेलरेशन, उस पर कोई स्पीड है, तो वो उसका जो गुणनफल होता है वो किसके इक्वल आता है, फोर्स के इक्वल आता है, ठीक है। ध्यान से यार, ये तो क्या नाम है, एग्जाम्पल, ये तो किताबी ज्ञान हो गया, व्यवहारिक ज्ञान से समझो। जैसे कि कोई भी चीज का मास क्या है, कम है, और वो क्या है, मूवमेंट में है, तो उस पर लगाया गया फोर्स क्या होएगा, कम होएगा। सामान्य सी बात है, ठीक ठीक है। लेकिन उसमें लग रहा फोर्स ज्यादा होएगा, तभी तो वो चीज मूवमेंट में। सिंपल सा मतलब है कि किसी भी वस्तु पर, कोई भी गुड्स हो, कोई भी कण हो, किसी भी प्रकार के पदार्थ में उसके मास और एक्सेलरेशन का जो गुणनफल आता है वो हमेशा फोर्स के इक्वल ही आएगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे कि सपोज करिए कोई भारी भरकम चीज है, और इसको ये दो चुन्नू मुन्नू क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। अब धक्का लगाते हुए क्या क्रिएट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होएगा, ठीक है। अब मास करेगा तो कुछ ना कुछ, जब ये दोनों भाई इसको फोर्स लगाएंगे तो ये किसमें जाएगा, मूवमेंट में जाएगा, मूव होएगा। मूव होएगा का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन होएगा इसमें, ठीक है। जितना ज्यादा ये मास लगाए, जितना ज्यादा ये फोर्स लगाएंगे वो किसके इक्वल होएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। दैट इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। क्लियर। सीधी सी बात है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ। थर्ड लॉ तो यार कुछ नहीं, एक्शन एंड रिएक्शन। हर काम में अगर हम कुछ भी करते हैं, किसी भी कार्य में हमने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की, तो उस क्रिया की तो उसकी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया भी होगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ, हर काम में हमने किस ना कुछ क्या किया, एक्शन किया, तो उसमें क्या क्या होएगा, रिएक्शन होएगा ही होएगा। दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर मैं बॉल से खेल रहा हूँ तो मैंने बॉल को मारा, तो तब मैंने एक्शन किया, एक्शन करने के बाद बॉल वापस मेरे पास आएगी, तो ये क्या हो गया, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर है बात। रॉकेट जो होते हैं इसी लॉ पर लॉन्च होते हैं। जैसे भी रॉकेट के विषय में तो विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये इसकी फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड, ये फोर्थ स्टेज। अब जैसे ही रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो ये नीचे से थ्रस्ट करता है, जिस वजह से ये ऊपर गति करता है। क्लियर। जब नीचे, अब इसमें कुछ ना कुछ क्या हुआ, एक्शन हुआ, फ्यूल जले इसके, ठीक है। और एक्शन होने के बाद ये क्या ऊपर की तरफ जाता है, इसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन करता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है, अगर पापा आपको एक थप्पड़ मार दे खिंचा के, एक्शन किया पापा ने, क्या आप भी रिएक्शन करोगे, नहीं ना। तो ये इसका अपवाद याद रख लेना। इसका एक्सेप्शनल केस क्या है, पापा जब थप्पड़ मारते हैं तो वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ काम नहीं करता। पापा ने तेज के थप्पड़ मारा या गुरुजी ने थप्पड़ मारा, आप रिएक्शन थोड़ी करोगे, करोगे कोई, नहीं करोगे ना, हाँ नहीं करनी चाहिए।
माँ बाप और गुरु की जो पिटाई होती है, जो पिटाई करते हैं ना, जो उनका आशीर्वाद होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। प्रेम होता है उनका, किस्मत वालों को मिलता है, वो भी सभी को नहीं मिलता है। और आज की जनरेशन में ये प्रेम इतना नहीं मिलता है, क्योंकि माँ बाप गुरु ही बच्चों से डरते हैं। पहले के समय में मिलता था तो पहले के बंदे थे भी भाई, अब तो नहीं है। सिटी का भैया जी, ये हमने इस पर चर्चा की विस्तार से। अब हम बात कर लेते हैं क्या, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, फोर फंडामेंटल फोर्स ऑफ अ यूनिवर्स। अरे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भाई, फोर फंडामेंटल फोर्स ऑफ यूनिवर्स। क्लियर? ब्रह्मांड के चार मूलभूत बल, ब्रह्मांड के चार मूलभूत फंडामेंटल फोर्सेस के हम चर्चा करेंगे। पहला है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। भैया मैं बोल दे रहा हूँ, आप प्लीज लिख लेना हिंदी में, प्रबल नाभिकीय बल। क्लियर? सेकंड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। थर्ड है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। जल्दी से मेरे साथ बोलिए, दुर्बल न्यूक्लियर, दुर्बल नाभिकीय बल। फोर्थ इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इतनी बात क्लियर हुई? It's very very most important, my dear friend. Four fundamental forces of the universe. First is a strong nuclear force, we can say SNF, and second is a EMF, and third is a WNF, and fourth is a GF. GF वाला GF नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये प्रबलतम, आई मीन स्ट्रॉन्ग से लेकर ये वीक तक इस प्रकार से ये मैंने क्रम में लिखा है। ठीक है, यूनिवर्स में ये फोर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर ये बल नहीं होते ना, अगर भैया जी ये दो बल नहीं होते, विचार से अभी तो हम चर्चा करेंगे, तो आप देख पाओगे कि आज कुछ भी, हाँ, जो भी चीज हम आसपास देख रहे हैं अस्तित्व में होती ही नहीं भैया जी। चलो, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। करते हैं बढ़िया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्या? कोई नहीं यार, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी में तो यार, क्योंकि विस्तार से चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी ही होगी। और आप लोगों को पता है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को पढ़ते, किसी एग्जाम पर्पज से नहीं पढ़ते, हम सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग और जनरल लेवल के हिसाब से हम चीजों को अध्ययन करते हैं। हमारा मेरा उद्देश्य है, किसी ये नहीं है कि कोई एग्जाम हमसे क्लियर हो या वो तो अलग बात है, कुछ चीजों की समझ भी होनी चाहिए भैया। दुनिया एग्जाम के पीछे भाग रही है, हमें तो जनरल अंडरस्टैंडिंग करनी है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वी कैन राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। चलिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ध्यान से समझिए। पहले, कोई भी जो मैटर होता है, मैटर किसे कहेंगे? जिसमें कुछ ना कुछ मास हो। ठीक है, जो ना स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उसे हम मैटर बोलते हैं। मैटर उसे बोलते हैं जिसमें कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ स्पेस को क्या करे, ऑक्यूपाई करे। क्लियर हुई बात? तो उसे हम बोलते हैं मैटर। आप आस पास जो भी कुछ चीज देख रहे हो, एवरीथिंग इज अ मैटर, बिकॉज दिस अर्थ, दिस ग्लोब इज अ मैटर, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ क्या है, मास है। मास है, अगर इसको हम कहीं पर रखें, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो दैट इज कॉल्ड मैटर। क्लियर हुई बात? हर जो मैटर होता है वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एटम, परमाणु जिसे हम बोलते हैं। और एटम के भी तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगा? आपको पता होगा ये बात। अब किसी भी मैटर को मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मैं को मैटर सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। जैसे कि मैंने H2O को लिया, H2O में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 है, और ऑक्सीजन के कितने? हाफ 2 है। क्लियर हुई बात?
अब जो ये H2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स है, ये अलग अलग एटम से मिलकर बने हुए हैं। अलग अलग से दो एटम मिलकर बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। और जो प्रत्येक जो एटम होता है, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। किससे, एटम। इसके क्या बोलते हैं, परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक है, कोई भी मैटर होता है। और एटम में कितनी चीज होती है, तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है माय डियर, अब ध्यान से समझो। क्या, एटम जो होता है वो इस प्रकार से होता है। क्लियर है, बीच में जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है, पॉजिटिव पर पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता होगा। और जो एटम का जो ये बीच वाला पार्ट होता है जहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्लियर, इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, हमें न्यूक्लियस मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। इसे हम न्यूक्लियन भी बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस पर, इस पर नो चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो वी कैन से न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट जो न्यूक्लियस और जो ये ऑर्बिट होते हैं ना के एलिमेंट, इसके बीच वाले स्पेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाउड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाउड कहते हैं। बताओ ये बात स्पष्ट है या अस्पष्ट है, स्पष्ट बातें हैं। कि जो ऑर्बिट और जो न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट के बीच में जो होलो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाउड कहते हैं। अब इतनी बात क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन है ये चारों तरफ क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से सुनना, बताना क्या चाह रहे हो आप, ये तो अभी पता नहीं है। हाँ भाई, मुझे पता है कि आप लोगों को पता ही, आपसे ज्यादा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन मैं फंडामेंटल से इसलिए स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों को, जिन लोगों को एटम नाम की कोई चीज नहीं पता, ताकि वो भी थोड़ा बहुत अपने आप को कनेक्ट कर पाए। अब देखो, स्पेसिफिक टॉपिक तो मैं कराऊंगा नहीं कि एटम के बारे में, तो वो तो आप अपनी क्लासेस से करके करते आ रहे हो। अभी तो हमें हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है ना, तो बेसिकली तो ये चीज सभी को पता ही होती है भैया। अब ध्यान से समझो। क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इन पर रिपल्सिव चार्ज होता है, एक जैसा चार्ज होता है, उसे हम बोलते हैं रिपल्सिव। क्लियर हुई बात है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, इन रिपल्सिव फोर्सेस को, इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक जैसे, एक जैसा एक जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है और इनको बांधे रखता है। उस प्रकार के फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका अच्छा सा एग्जांपल समझो, क्लास है, क्लास में सभी बच्चे बैठे हुए हैं, वे सभी बच्चे क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब सब पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन उन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए एक टीचर होता है, और जो टीचर होता है उन सभी बच्चों को क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। क्लियर है भाई, क्यों, क्योंकि उस टीचर का जो मैग्नीट्यूड है उन सभी बच्चों के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। ऐसा ही केस इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो एटम में स्थित न्यूक्लियस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ बांधे रखता है और उसे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इतनी बात क्लियर हुई। और जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, जब ये न्यूक्लियस क्या करता है, टूटता है, जब न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो एनॉर्मस एनर्जी, many enormous energy released when nucleus is destroyed, when nucleus is break। आपने श्रीलंका, नागासाकी और हिरोशिमा पर जो एटम बम पड़ा था, एटम बम में गिराया गया था, उस सिचुएशन में न्यूक्लियस से एनर्जी निकली थी अल्फा बीटा गामा में। अरे आज तक भी इम्पैक्ट पड़ रहा है वहां तक, वहां के लोगों का। उनका डीएनए ही चेंज कर दिया, क्योंकि गामा रेज होते हैं, हम चर्चा करेंगे अल्फा बीटा गामा रेज से, ये डीएनए को ही चेंज कर देती है। देखो अब आप कितना तगड़ा फोर्स है। क्लियर हुई बात है। न्यूक्लियस और प्रोटॉन आए तो इन्होंने एक पॉजिटिव चार्ज बना, इन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इन पर कौन सा नेगेटिव चार्ज है, इनके न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करने लगा, रिवॉल्व करने लगा। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीन नामक चीज आई, तब कोई चीज, तब क्या, एटम अस्तित्व में आया। एटम जब अस्तित्व में आया तो मॉलिक्यूल्स अस्तित्व में, मॉलिक्यूल अस्तित्व में आए तो आपके
क्या बने, एलिमेंट्स बने, एलिमेंट्स जब आए तो कंपाउंड बने, कंपाउंड जब आए तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आए तो इनएनिमेट और एनिमेट कंपाउंड्स आए। जब ये सब चीजें आई तब भी सब कुछ चीजें चल रही है। अब ये आ गई कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आया कहाँ से, याद करो, या मैं तो कराऊंगा ही। बिग बैंग थ्योरी हुआ था ना, तो हिग्स बोसन पार्टिकल्स, बहुत सारे 12 टाइप के पार्टिकल आए थे। डोंट वरी, विस्तार से चर्चा करेंगे जब टॉपिक आएगा। अभी से मतलब उन 12 पार्टिकल्स में से 3 पार्टिकल्स ये थे जिससे एटम बना है, और आज एटम से ही सारी चीजें मिलकर बनी हुई है। तो इतनी बात क्लियर हुई, सिंपल से फिर बेसिक है यार। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ध्यान से समझो। आई मीन कोई भी जो चीज है ना, हम भी क्यों नहीं हो, कोई भी लिविंग, दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग्स, बिकॉज देयर इज, इनमें क्या है, लाइफ नहीं है, देयर इज नो लाइफ, वी आर लिविंग, क्योंकि हमें क्या है, लाइफ है। कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एटम से मिलकर ही बनी है। हम कहते हैं कि नहीं, बायोलॉजी कहते हैं कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। अरे बच्चे, सेल में छोटे छोटे जो सेल ऑर्गन्स होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, इनमें बहुत सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन, प्रोटीन्स, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है आपका, ऑक्सीजन होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। इन ये एलिमेंट भी तो एटम से मिलकर ही बने हुए हैं। तो कोशिका है जो हमारी सेल है, वो किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। अगर एटम नहीं आते तो आज ब्रह्मांड में कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं आती, एटम आए तो इसलिए। इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है भैया जी। इतनी बात करिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसे बोलते हैं एटम में प्रेजेंस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने वाला फोर्स, उनको एक अच्छा सा स्ट्रक्चर, उनको एक सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला फोर्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसमें क्लियर है बात। अब मेरे जीवन की, हमारे किसी भी व्यक्ति के जीवन की जो पहली कोशिका आती है, वो उसके पिता के शुक्राणु, माता के अंडाणु के शुक्राणु, माता के अंडाणु, पिता के शुक्राणु की कोशिका से आती है। उन्हीं कोशिकाओं से क्या बनती है, हमारी एम्ब्रॉय कोशिका, जाइगोटिक सेल बनती है। फिर वही जाइगोटिक सेल डेवलपमेंट होते हैं, उसी से हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है भैया। अभी आई डिस्कस, मैंने रिप्रोडक्शन वाले में इसमें विस्तार से चर्चा की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लक्ष्मी चंद के नाम से चैनल से देखना, और यहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ये था आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तब आपको पहले पता था इस फोर्स के बारे में। दिस इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है जो चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इस पर कौन सा, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आया तो इलेक्ट्रॉन ने, आई मीन इस न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और ये अट्रैक्ट करने से इस ऑर्बिट के चारों तरफ क्या करने लगे, रिवॉल्व करने लगे, ठीक है। इस प्रकार की फोर्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये दो फोर्स नहीं होते ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यार ब्रह्मांड में कोई भी चीज अस्तित्व में आती ही नहीं, क्योंकि कोई भी चीज सूक्ष्म से सूक्ष्म किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। और एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये कैसे आए, बिग बैंग थ्योरी से आए। और ये किस प्रकार से अस्तित्व में आए, क्योंकि दो फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियस को एक शेप, सॉलिड शेप मिलती है, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करने लग जाता है। इन दो फोर्स की वजह से, ध्यान से रखना, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, तो क्या आप सोचो कि एटम जो है वो कौन से दो फोर्स की वजह से अस्तित्व में आया, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से अस्तित्व में आया। याद रखना, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो टाइप में होता है, ये अट्रैक्शन में भी होता है, ये अट्रैक्टिव भी है और ये डिस्ट्रैक्टिव भी है। अट्रैक्टिव कब होता है, जब अनलाइक चार्ज आ जाते हैं, जब अनलाइक चार्ज पॉजिटिव और माइनस आ जाते हैं, उस स्थिति में लगता है आपका अट्रैक्टिव फोर्स। डिस्ट्रक्टिव फोर्स आते हैं जब लाइक चार्ज आ जाते हैं, जब लाइक चार्ज आ जाते हैं, जैसे कि सेम चार्ज, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इस केस में
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों केस में रहता है, अट्रैक्टिव वाले में भी और डिस्ट्रक्टिव वाले में। परंतु परंतु एटम के केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा वो न्यूक्लियस, एटम के केस में जो कौन सा फोर्स लगा वो डिस्ट्रक्टिव लगा है। क्यों? सॉरी, डिस्ट्रक्टिव नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स लगा है। ड्यू टू द न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। अनलाइक चार्ज की कंडीशन में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है? डिस्ट्रक्टिव वाला। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस, सॉरी, जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और उसकी तरफ क्या होने लग जाते हैं, रिवॉल्व करने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं। तो अपनी बात क्लियर हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब लास्ट वाले फोर्स पर हम चर्चा करते हैं, दो फोर्स पर हम फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी। थर्ड फोर्स इज टेल मी अबाउट वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ध्यान से समझना मेरे फ्रेंड। क्या वीक न्यूक्लियर फोर्स, देखो, जब एटम नंबर बढ़ता है तो ऑब्वियस है कि उसका एटम का भार भी बढ़ता है। एटम का जितना भार बढ़ेगा, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो वो उतना ही अनस्टेबल होता है। क्लियर हुई बात? अब जब एटम अनस्टेबल हो जाता है तो वो अपने न्यूक्लियस से कुछ रेडिएशन निकालता है और उस रेडिएशन में अल्फा बीटा गामा दो रेस निकलती है, और बीटा रेस को निकालने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब समझो ध्यान से, मैंने क्या कहा, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटम नंबर में क्या होती है, इंक्रीजमेंट होती है, तो धीरे धीरे धीमे धीमे क्या हो जाता है, जो एटम होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। अब जब एटम अनस्टेबल होता है बच्चों, तो ये कुछ ना कुछ रेडिएशन निकालता है। क्या निकालता है? रेडिएशन। रेडिएशन अल्फा बीटा गामा, और इस बीटा से निकलने वाली जो रेडिएशन में जो लगाया गया फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सिंपल। लेट्स टेक एग्जांपल। ये आपके क्या है, न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और जब एटम क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये कितने वेव निकालने लग जाता है? टेल मी तीन, अल्फा बीटा गामा। बीटा को निकालने के लिए जिस फोर्स की उसे बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अपनी बात क्लियर हुई? ठीक है, वैसे हम आगे चर्चा करेंगे, अभी नहीं। जो अल्फा होती है ना, वो हीलियम की वजह से हीलियम की तरह बिहेव करती है, अल्फा। और जो बीटा होती है वो E0, मतलब कि अगर अल्फा को अगर हम किसी भी चीज में पास करा देंगे तो वो उस दो एटम को कर देगी कम, और एटॉमिक मास को 4 को कम कर देगी, और ये बढ़ा देगी। हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। और 92 एटॉमिक, आपकी पीरियोडिक टेबल में 92 एटॉमिक नंबर से आगे के जो एलिमेंट होते हैं वे आर्टिफिशियली एलिमेंट है, वे नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, उनको लैब में बनाया जाता है। ये बात क्लियर हुई? और जो गामा रेज होती है, जो हॉस्पिटल्स में जो गामा रेज कैंसर के लिए भी यूज होती है ये, ठीक है, जैसे कैंसर की कुछ सेल्स होते हैं ट्यूबरकुलोसिस वगैरह में, उनको डिस्ट्रॉय करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट वीक न्यूक्लियर फोर्स। वी जस्ट डिस्कस। अब हम बात करेंगे लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्स, और ये आपने शायद पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं जीएफ। जीएफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं? ध्यान से समझना। कोई भी दो कण है, सपोज करो ये दो है, ये M1 है और ये M2 है। क्लियर हुई बात? पूरे यूनिवर्स में किन, आई मीन ब्रह्मांड में किसी भी दो कणों के बीच में लगने वाला जो वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वीक अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनली फोर्स बोलते हैं। क्लियर हुई बात? और जो ये फोर्स होता है ये इक्वल होता है M1 M2 के, मतलब कि कोई भी दो प्रोडक्ट, कोई भी दो पार्टिकल से, इसका भी मास कुछ ना कुछ होगा, इसका भी मास कुछ ना कुछ होगा, M1 होएगा और M2 होएगा। M1 और M2 के प्रोडक्ट के बराबर ही क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है, और इसके बीच के डिस्टेंस को बच्चों हम बोलते हैं R। ये हो जाता है R स्क्वायर।
तो इतनी बात क्लियर। ये कैसे बना, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 पर, और जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर पर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, ये फॉर्मूला मिलेगा। दैट्स सिंपल। क्या, अगर रेडियस ज्यादा है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि फोर्स कम लगेगा। क्लियर हुई बात है। अगर ये दो ऑब्जेक्ट है m1 m2, अगर इनका मास ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल से समझो, सूर्य क्या है, एक पार्टिकल से एक हम कहेंगे m1 है, और पृथ्वी क्या है, m2 है। क्लियर। अब जो सूर्य का मास है पृथ्वी के मास से तो ज्यादा है, जिस भी पार्टिकल्स का मास ज्यादा होएगा वो अपने कम मास वाले पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो सूर्य है वो पृथ्वी को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कौन सा, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इतनी बात क्लियर होगी। लेकिन ये वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब आप लोगों ने क्लास 9 10 में पढ़ेगा होगा कि फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, हीट हो गया, कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल रिएक्शंस। वी आल्सो नो दैट कि जितना भी फोर्स होता है, नहीं तो वो बढ़ता है नहीं वो डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि एक फोर्स से दूसरे फोर्स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये कौन से फोर्स में चेंज हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स में। इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो ऐसा फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो सेंटर के बाहर लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतनी बात क्लियर हुई, क्लियर हो गई होगी। तो इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स पर क्या होता है, चेंज होता है। सो इसीलिए जो अर्थ होते हैं वो सन के चारों तरफ क्या करने जाते हैं, रिवॉल्व करने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं। क्लियर हुई बात। ये था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है भैया, ठीक है क्या, ओके। अब ध्यान से समझो, जैसे कि लेट्स सपोज ये अर्थ है हमारी, ये क्या है, अर्थ है। अर्थ का एम ई कोई ना कोई मास होगा। यहाँ पर सपोज करो m1, m1 मतलब मेरा मास है, मैं खड़ा हूँ अर्थ पर, आई एम स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। अब आप बताओ कि मास, पृथ्वी के मास की तुलना में मेरा मास इनसिग्निफिकेंट हो गया। क्लियर है ये तो, क्योंकि पृथ्वी का मास ज्यादा और मेरा मास तो बहुत ही कम होएगा, इनसिग्निफिकेंट होएगा। क्लियर हुई बात। फिर लेकिन अब जो ये याद रखना मेरे फ्रेंड, जो ये जी होता है ना, जो ये फोर्स होता है इसे हम ग्रेविटेशनल क्या कहते हैं, फोर्स बोलते हैं। ये यूनिवर्स होता है, यूनिवर्सल होता है, याद रखना। यूनिवर्सल का मतलब है कि सब जगह एक जैसा होता है। इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है 6.675 10 की पावर -11 न्यूटन होता है। क्लियर हुई बात। अब अगर मुझे, अब मैंने यूनिवर्स में क्या बताया, दो पिंड बताया आपके, किसी भी दो पिंड के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर उस पिंड में से एक पिंड में ले लेता हूँ, पृथ्वी है। क्लियर। अब पृथ्वी, पृथ्वी भी यूनिवर्स का एक पार्टी है, वही ब्रह्मांड का एक पार्टी है। अब उस पर हम लोग खड़े हैं तो हम पर भी कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि किसी भी दो पिंड के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर हुई बात। याद रखना माय डियर फ्रेंड, पृथ्वी पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसे हम ग्रेविटी ही बोलते हैं। इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इसको हम ऐसे निकालते हैं जी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है। जी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटी, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ये वैल्यू। ठीक है। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है। और आर स्क्वायर क्या है, इसकी रेडियस। सिंपल सी बात है भाई, पृथ्वी पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू आती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। ठीक है। ये तो बेसिक से 9th क्लास की चर्चा थी। क्लियर माय डियर फ्रेंड। सो आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, स्पेस टेक्नोलॉजी 2 पार्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लियर। और उसके बारे में हम इसरो या इसरो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा करेंगे, और फिर हम रॉकेट वगैरह या अर्थ ऑर्बिट वगैरह के विषय में चर्चा करेंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड। मिलते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। गुड लक, बाय।